हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम आ चुके हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो बिल्कुल भी समय को ना गवाते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है एक सामान्य आंख उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है। हमारी सामान्य आंख किन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है, बताओ। तो भाई हम अपनी सामान्य आंखों की अगर बात करें बालक, तो हमारी सामान्य आंखों के लिए जो बिल्कुल न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम कितनी होती है, अनंत तक होती है। तो हम सामान्य आंख से 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बिल्कुल, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन भी चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आपको ना पता हो तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। हमारी आंख और अनंत के बीच, तो क्या आंख से अनंत के बीच नहीं है, हमारी आंखों की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 50 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी देख सकते हैं, नहीं देख सकते। 100 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी देख सकते हैं, नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, इसलिए 25 सेंटीमीटर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। लिखा है समान नेत्र में नेत्र लेंस से प्रतिबिंब दूरी, जब हम नेत्र से किसी वस्तु को क्या करते हैं, नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं। मान लो, क्या करो बेटा, मान लो, क्या मानोगे, मान लो ये नेत्र लेंस है, ठीक, ये नेत्र लेंस है, नेत्र गोलक के अंदर ये नेत्र लेंस है। तो अगर हम किसी वस्तु को यहां रख रहे हैं, उस स्थिति में भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है बेटा, रेटिना पर। अरे भाई, और अगर हम वस्तु की दूरी बढ़ा करके यहां कर देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ, क्या रेटिना के पीछे बनेगा, बिल्कुल नहीं। कहां पर बनेगा, रेटिना पर। यानी किसी भी स्थिति में वस्तु की दूरी हम कितनी भी परिवर्तित कर दें, जो प्रतिबिंब का स्थान होगा वो नेत्र लेंस से रेटिना तक ही होगा। कहां पर होगा, रेटिना पर होगा। यानी अपरिवर्तित रहेगी, क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। जो नेत्र लेंस से जो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है वो रेटिना पर ही होगी, ना रेटिना से आगे जाएगी ना रेटिना से पीछे जाएगी। ऐसा तो नहीं होता कि वस्तु को दूर रखते हो तो हमारे आंख का जो जो हमारे आंख का गोलक होता है वो बड़ा हो जाता है। आंख का गोलक उतना ही बड़ा रहता है, और जब उतना बड़ा रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ बाबूजी, इसका मतलब ये हुआ कि अपरिवर्तित रहेगा। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश मुख्य रूप से अंधेरे में दिखाई देता है। देखो क्या होता है, बहुत अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, जब आप बहुत अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारे आसपास के जो वायुमंडलीय कण हैं, वायुमंडल में उपस्थित जो कण हैं उनकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। आसमान से बहुत ऊपर जाओगे तो वायुमंडल खत्म हो जाएगा, और वायुमंडल जब खत्म हो जाएगा तो वायुमंडल के कण भी वहां पर उपस्थित नहीं होंगे, और जब वायुमंडल के कण उपस्थित नहीं होंगे तो वहां पर प्रकीर्णन भी हो पाना संभव नहीं है। इस वजह से वहां पर क्या होता है कि हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला, वो सफेद दिखाई, वो काला दिखाई देता है, सॉरी। इतनी ऊंचाई पर प्रकाश का प्रकीर्णन पर्याप्त नहीं होता, बहुत ऊंचाई पर वातावरण नहीं होता, अणुओं का आकार दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा होता है, प्रकाश पृथ्वी की ओर बिखर जाता है। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। बहुत ऊंचाई पर प्रकीर्णन के लिए बेटा क्या नहीं होता, प्रकाश नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन लिखा है रेटिना से मस्तिष्क तक। रेटिना, रेटिना क्या, नेत्र, जहां पर हमारे नेत्रों पर प्रतिबिंब बनता है, वहां से मस्तिष्क तक विद्युत संकेत को किस माध्यम से पहुंचाया जाता है। अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने किसी चीज को देखा, उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों के पर रेटिना पर बन गया। अब जो वो प्रतिबिंब बना है वो बन गया है, लेकिन वो प्रतिबिंब को हम देख तभी पाते हैं जब वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, तभी तुम उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ये काम करती है तंत्रिका कोशिका। याद रखना, तंत्रिका कोशिका एक ऐसी कोशिका है जो हमारे शरीर में हर जगह पाई जाती है। उसके अलग अलग काम हो सकते हैं, ठीक, लेकिन इनका जो मेन काम होता है वो होता है कि हमारे बॉडी से मैसेज, हमारे शरीर से मैसेज, संकेतों के रूप में, विद्युत संकेतों के रूप में जो मैसेज है, संदेश है, उसे पहुंचाना कहां तक, मस्तिष्क तक। और ये रीढ़ की हड्डी से यानी मेरु रज्जु से होकर के जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति लंबी नेत्र गोलक हो जाती है, जिसे मोतियाबिंद हो जाता है, क्या उसे नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, नहीं होता है। देखो नेत्र गोलक बड़ा होता है जब आपको दूर निकट दृष्टि दोष हो जाए, कमजोर
सिलेरी मांसपेशियां, जो आंखों की मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जो लेंस को संभाल के रखती हैं नहीं, उससे अगर देखो लेंस की मांसपेशियां जब कमजोर हो जाती है तो उससे जरा दूर दृष्टिता होती है। क्या होती है? जरा दूर दृष्टिता। आंख का लेंस की अत्यधिक वक्रता हो जाना नहीं, ये दूरदृष्टि होता है। अपारदर्शी नेत्र लेंस, लेंस के आर पार नहीं दिखाई देता है। देखो बहुत ध्यान से सुनो, जो मोतियाबिंद है वो एक अकेला ऐसा दृष्टि दोष है जिसके लिए किसी भी लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? ऑपरेशन। तो जो क्या होता है कि जो आंख होती है उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयरिंग, अपारदर्शी लेयर हो जाती है, परत जम जाती है। उस परत को ऑपरेशन के माध्यम से हटा दिया जाता है और वापस से सही हो जाती है, यानी अपारदर्शी हो जाता है। क्या हो जाता है? अपारदर्शी नेत्र का लेंस। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? फिर उसके बाद आगे चलेंगे, जैसे ही आगे चलेंगे लिखा है सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलित होने वाला प्रकाश। प्रकाश सबसे अधिक कौन सा विचलित होता है? तो देखो जो सबसे पहले निकलता है, जैसे हमने पढ़ा है VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। बैगनी, नारंगी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब संतरी और रेड मतलब लाल। तो जो सबसे पहले निकलता है वो सबसे कम विचलित होता है और जो सबसे बाद में निकलता है वो सबसे ज्यादा विचलित होता है। तो वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है। याद रखना कि अगर आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा कौन सा विचलित होता है, बहुत जरूरी सवाल है, पूछा भी जाता है बोर्ड्स में। तो सबसे ज्यादा कौन विचलित होता है? वायलेट, और सबसे कम रेड। ठीक, तो बैगनी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, और तुम लोग चाहो तो आंसर भी मिला लो। अगला देखो लिखा है जब हम बाहर से आते हैं तो कमरे में प्रवेश करते तुरंत ही हमारे कमरे के अंदर की चीजें हमारी आंखों से स्पष्ट नहीं दिखाई देती। आपने ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा कि आप कभी धूप पर हो और धूप से किसी अंधेरे कमरे में जाएं तो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, हमें अचानक से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण बेटा ये होता है कि हमारी आंख, जब हम धूप पर होते हैं तो हमारी आंखों की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, नेत्र लेंस का आकार छोटा हो जाता है ना। और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी नेत्र की जो वो नेत्र लेंस बड़ा हो जाता है और उसमें क्या कहते हैं, जो लेंस होता है वो पूरा खुल जाता है, फोकल दूरी बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में ये धूप से जब आप अंधेरे में जाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, जो ये परिवर्तन होता है फोकस दूरी का कम से ज्यादा होना, सिलेरी मसल्स का, सिलेरी मांसपेशियों का सिकुड़ने से मतलब शिथिल होने से फैलना, ये होने में थोड़ा समय लगता है। तो इस कारण उस समय में हमें वो अंधेरे में मतलब दिखाई नहीं देता है। अंधेरे में पुतलियां बिल्कुल नहीं खुलती हैं, अंधेरे में पुतलियां तो खुल जाती हैं। अंधेरा होगा, अभी लाइट बंद कर दूं सब बड़ा बड़ा दिखाई देगा। विद्यार्थियों को सब विद्यार्थियों, प्यूपिल, विद्यार्थी, यहाँ प्यूपिल होगा, प्यूपिल मतलब पुतलियां। पुतलियों को समायोजित करने में समय लगता है। अंधेरे कमरे में प्रकाश धीमी गति से यात्रा करता है, प्रकाश की चाल चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला समान रहती है। अंधेरे में पुतलियां बहुत जल्दी खुल जाती हैं, अंधेरे में पुतलियां बहुत जल्दी खुल जाती हैं, लेकिन समय लगता है खुलने में। तो यानी बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा कि पुतलियों को समायोजित करने में समय लगता है और इनको समायोजित करने का जो कार्य होता है वो सिलेरी मांसपेशियों का होता है। देखो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। लिखा है आंख की मांसपेशियों को लेंस की फोकस दूरी लंबाई बढ़ जाती है। आंख की मांसपेशियों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हमारी आंख की मांसपेशियों को जानते हो क्या होगा, दूर फोकस दूरी तब बढ़ेगी जब आपको दूर की चीजें देखनी होंगी, और दूर की चीजों को देखने के लिए आपकी जो आंखें होती हैं वो सिकुड़ती हैं या फैलती हैं? फैलती हैं बेटा। आप मांसपेशियां जो है फैल जाती हैं। कभी नोटिस करो, ऑब्जर्व करो कि तुम दूर को देख रहे हो तो क्या होगा, दूर का देख रहे हो तो आंख बड़ी हो जाएगी। पास का देखोगे तो पास पर फोकस दूरी समायोजित करनी होगी। तो दूर की वस्तु देखने के लिए आराम कर रहे की जगह यहाँ पर होना चाहिए कि मांसपेशियां जो है शिथिल हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? शिथिल जाती हैं। और लेंस पतला हो जाता है। भाई देखो जब मांसपेशियां जो लेंस चौड़ा होगा, लेंस चौड़ा होगा तो लंबाई कम होगी, और जब लेंस आराम से होगा तो लेंस पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लो भाई ऑप्शन नंबर ए।
अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ मायोपिया का मतलब होता है, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है बेटा? निकट दृष्टि दोष। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक लिखा है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, क्या वो दूर की वस्तुओं को देख पाता है? नहीं, मुझे निकट दृष्टि दोष है और मैं दूर का नहीं देख पाता हूं, ये गलत लिखा है। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, तो आसपास की चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, गलत लिखा है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में क्या क्या होता है कि पास की चीजें तो साफ साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं, जो कि मुझे है। मुझे मायोपिया है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। इसको नियर साइटनेस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो मुझे दूर का तो सब नहीं दिखता है, पास का सब दिखता है, ठीक है। चलो आंसर मिला लो, सी वाला सही है। अगले पे देखो, अगला लिखा है सफेद प्रकाश। सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरते अपने 7 रंगों में फैला हुआ दिखता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, 7 रंग विबिग्योर के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। तो बिल्कुल 7 रंगों में जो श्वेत प्रकाश होता है वो बढ़ जाता है। प्रिज्म से गुजरते समय प्रकाश को विभिन्न रंग आपतित किरण के सापेक्ष विभिन्न विभिन्न कोणों पर झुकते हैं। देखो याद रखो, जब प्रकाश की किरण निकलती है 7 रंग, तो ये अलग अलग कोणों पर ही तो निकलते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं होता सब एक ही कोण पर निकलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें सही लिखी हैं। और ये इसे बता रहा है कि 7 रंगों में निकलते हैं और अलग अलग कोणों पर निकलते हैं, यानी पहला उत्तर सही हो जाएगा कि असर्शन रीजन यानी अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। और जो कारण है वो अभिकथन को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, यानी स्पष्टीकरण दे रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। जब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लिखा है बाहरी अंतरिक्ष में आकाश नीले के बजाय गहरा काला दिखता है, जो कि मैंने अभी बताया था कि बहुत डार्क क्या दिखता है? काले रंग का दिखता है। तो बिल्कुल काले रंग का दिखता है, क्योंकि वहां पर क्या नहीं होता? वायुमंडलीय कण नहीं होते हैं। सूर्य के प्रकाश को बिखरने के लिए बाहरी अंतरिक्ष में हवा युक्त कोई वातावरण नहीं होता, बिल्कुल वातावरण नहीं होता है। अब वातावरण नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि वातावरण नहीं होता मतलब वायुमंडलीय के कण नहीं होते। वायुमंडल के कण वातावरण का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण प्रकाश जो है वो फैल नहीं पाता है। यानी दोनों ही बातें सही लिखी हैं कि काले रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। तो उत्तर कौन सा होगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखो, लिखा है कोलाइडीकरण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव को जन्म देती है। कोलाइडी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनके आर पार हम पूर्ण रूप से नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं दूधिया होते हैं, ये ट्रांसलूसेंट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। तो आर पार दिखता तो है लेकिन धुंधला दिखता है इनमें। तो टिंडल प्रभाव की घटना को जन्म देते हैं। टिंडल प्रभाव जानते हो क्या होता है? टिंडल प्रभाव आपने देखा होगा, जहां पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें से छोटे छोटे प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं और उनमें आपको छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो टिंडल प्रभाव को जन्म देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और प्रकीर्णन प्रकाश के रंग कणों को आकार पर निर्भर करता है। प्रकीर्णन प्रकाश का रंग, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग कणों के आकार पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं। चाहे आकार छोटा हो चाहे आकार बड़ा हो कण का, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में ही बटेगा। कम और अधिक मात्रा हो सकती है लेकिन प्रकाश के कणों का कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी ये गलत लिखा है। और जब कभी ऐसा हो, ए सत्य हो और मतलब असर्शन सत्य हो और रीजन गलत हो, अभिकथन सत्य हो, कारण गलत हो, तो ऑप्शन सी जो होता है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। जल्दी मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी विद्युत पाठ में। गुड बाय ऑल ऑफ यू। अब बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या आती है, सर इसे खरीदे कैसे, ये कितने का है? भाई साहब ये इतने का है,
जितने का तुम कुछ भी जाकर के बाजार में एक चक्कर मारने जाओगे, खा के चले जाओगे, उससे भी ये सस्ता है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर इसकी परचेज लिंक दी है, या केल्विन लाइव ऐप पर आप डायरेक्ट विजिट करके क्या कर सकते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं। तो गुड बाय ऑल ऑफ यू, मिलता हूं आप सभी लोगों को नेक्स्ट काम की वीडियो में। और एक बात बेटा हमेशा याद रखना, पिछले साल चाहे तुम्हारे सीनियर्स हो, उन सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम में केल्विन जो कराता है वही हर साल आता है।